हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। उस पर बात करने वाले हैं, जो कि है डीपीटी एंड फार्म डी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, और दोनों में से कौन सी फील्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना व्यूज़ होते हैं, बट फिर भी अगर इसके हम डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ जान लेंगे, इनकी जॉब से रिलेटेड, इनकी एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, इनके क्राइटेरिया से रिलेटेड, इनकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और इनकी सैलरी पैकेज से रिलेटेड, तो फिर हमारे लिए ये डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा कि हमें इन दोनों में से कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, सो फार्म डी एंड डीपीटी जो कि डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी कहलाती है, जो कि 5 इयर्स का प्रोग्राम है और 5 इयर्स के प्रोग्राम के अंदर 10 सेमेस्टर्स हैं और एक सेमेस्टर हमारे पास जो है वो 6 मंथ्स का होता है। ठीक है, हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है हमारे पास ये। आफ्टर एमबीबीएस एंड बीडीएस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही प्रोफेशन चूज़ करते हैं। डीपीटी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। उनका जो एम होता है, उनका एम ये होता है कि वो जो कोई पेशेंट है उसकी मोबिलिटी को, उसकी फ़िज़िकल इंडिपेंडेंस को, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करें। मतलब उसकी जो लाइफ है उसके अंदर क्वालिटी लाए, उसको दूसरों के ऊपर डिपेंड ना बनाए, उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करे। फिज़ियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है कि वो हर तरह की एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डील करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। अच्छा, फिज़ियोथेरेपिस्ट जो डीपीटी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पेशेंट्स के साथ, मतलब वो डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं पेशेंट्स के साथ। ठीक है, उनका काम है, फिज़ियोथेरेपिस्ट का जो काम होता है वो ये होता है कि किसी भी सर्जरी के बाद, किसी भी इंजरी के बाद, किसी भी फ्रैक्चर के बाद, या फिर कोई भी अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है, अब वो इनबोर्न भी हो सकती है आपके अंदर या फिर बाद में भी आ सकती है कोई भी डिसेबिलिटी, उनको ट्रीट करना, आपको आपकी नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आना, आपको किसी पे डिपेंडेंट ना बनाना, आपकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करना, आपको इंडिपेंडेंट बनाना जो है वो फिज़ियोथेरेपिस्ट का काम होता है। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स जो कि क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह होती हैं वो उनमें सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे डायबिटीज़ या हार्ट की कोई डिजीज़ या आर्थराइटिस या जॉइंट पेन या फिर कैंसर या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें पार्किंसन डिजीज़ और स्ट्रोक वगैरह आ जाते हैं। इनके लिए भी अगर आपको ये जो रिक्वायर्ड होता है वो फिज़ियोथेरेपिस्ट होता है कि अगर किसी डिजीज़ से रिलेटेड आपको कोई डिजीज़ है तो फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन था डीपीटी से रिलेटेड, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं कि फार्म डी वाले क्या करते हैं। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डीपीटी वाले करते क्या हैं। नाउ हम मूव करते हैं फार्म डी की तरफ। फार्म डी हमारे पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहलाती है। ठीक है, ये 5 साल का प्रोग्राम है, 5 इयर्स का प्रोग्राम है। इसके अंदर 10 सेमेस्टर्स हैं और बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि डीपीटी के अंदर हर सेमेस्टर 6 मंथ्स का था, इसी तरह से फार्म डी के अंदर भी हर सेमेस्टर 6 महीने का ही है। तो ये दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ हैं कि आपकी जो टाइम ड्यूरेशन लगने वाली है वो सेम लगने वाली है। अच्छा, जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं उनका तो हमने डिस्कस कर लिया कि उनका काम क्या है। नाउ फार्म डी वालों का काम क्या होता है। अच्छा, जो फार्म डी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका काम होता है कि मेडिसिन्स बनाई कैसे जाती हैं, हम उनको वो सिखाते हैं। ठीक है, उनका जो काम होता है वो ये होता है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट का काम है कि वो पेशेंट के साथ डायरेक्ट डील करें, बट फार्म डी वाले का काम है कि किस तरह से मेडिसिन्स को प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से हम अच्छे अच्छे पैटर्न्स निकाल सकते हैं जिसकी वजह से हम अच्छी अच्छी मेडिसिन्स तैयार कर सकते हैं। उनका काम होता है कि वो ख़ुद को पॉलिश करें कुछ इस तरीके से कि जो कंपोनेंट्स मेडिसिन के अंदर डलने हैं उनके लिए और उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी डलनी है इसके बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में उनको अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है कि उनको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स डालने हैं, कितनी क्वांटिटी डालनी है और पर्टिकुलर पैटर्न उनको मालूम होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, बट फिर भी जो क्रिएटिव माइंडेड लोग हैं फार्म डी की फील्ड के अंदर वो देखा गया है कि बहुत कम पाए जाते हैं। हम चाहते हैं, मतलब ऐसा देखा गया है कि हमारे जो पाकिस्तान है उसकी डिमांड है कि हमारे पास ऐसे फार्म डी के लोग आएँ, ऐसे फार्मासिस्ट आएँ
जो कि नए नए फार्मूलाज को जनरेट कर सकें, नए नए सॉल्ट्स को तैयार कर सकें, जिसकी वजह से जो डिजीज़ हो वो अच्छी तरह से क्योर हो सकें, मोर एफिशिएंटली काम कर सकें। सो इसलिए हमें फार्म डी के लोगों की, फार्मासिस्ट की हमें नीड है। तो इसलिए हमें चाहिए ऐसे फार्मासिस्ट जो अपने दिल लगा के अपनी फील्ड के साथ काम करें, बल्कि ये नहीं कि वो पूरे 5 साल ये रोना लगा के बैठे कि भाई हमारा MBBS BDS में सिलेक्शन नहीं हुआ, हम तो यहाँ ऐसे ही आ गए और बस कोई जॉब मिल जाए और अब हमने ऐसे ही लाइफ गुजारनी है। नहीं, अपनी फील्ड के साथ इंटरेस्ट दिखाना है, अपनी फील्ड के अंदर स्किल्स को एनहेंस करना है, ताकि आप पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, उनके लिए जो फार्मूलाज बना रहे हैं, उनके लिए जो सॉल्ट्स तैयार की जा रही हैं, उनके कंपोनेंट्स और उनकी क्वांटिटी के अंदर आप अच्छे से अवेयर हों कि किस तरह से बनानी है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको फार्म डी से रिलेटेड ये बताऊं कि 21 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से जो है वो रजिस्टर्ड हैं, ताकि वो फार्म डी जो कि वो पढ़ा सकती हैं। तो टोटल जो है वो अभी तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 21 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से जो है वो रजिस्टर्ड हैं। 2011 के अंदर ये जो फार्मेसी है वो फार्मेसी काउंसिल ने अप्रूव की थी और उसको डॉक्टर का टैग मिल गया था कि ये बी फार्मेसी होती थी। पहले 4 इयर्स की बैचलर्स होती थी और 5 इयर्स का फार्म डी इसको कर दिया गया, डॉक्टर का टैग लगा दिया गया कि ऐसे लोग जो मेडिसिन तैयार कर रहे हैं इंसानों के लिए और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनके लिए जो है वो डॉक्टर का टैग होना ज़रूरी है। ठीक है। सो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फार्म डी वालों के लिए। ठीक है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दोनों का काम किस किस तरह का है और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपका एंट्री टेस्ट कंपलसरी होता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अप्लाई करते हैं तो कुछ जगहों पे एंट्री टेस्ट होता है और कुछ जगहों पे एंट्री टेस्ट नहीं होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आपके HSC के अंदर 60% लाजमी होने चाहिए, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ DPT के लिए 65% एटलीस्ट आपसे रिक्वायर करती हैं। 60% पर भी आप एलिजिबल नहीं होते अप्लाई करने के लिए। बाकी जो इसकी एंट्री टेस्ट होने के बाद जो टोटल एग्रीगेट वगैरह जा रहा होता है वो फार्म डी और DPT का बहुत ज़्यादा हाई जा रहा होता है, 90s की परसेंटेज जारी होती हैं और इनके लिए इन गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, बट क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो फिर आपको इजीली मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ DPT को ऑफ़र कर रही हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फार्म डी को ऑफ़र कर रही हैं। वैसे तो मोस्टली काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि दोनों प्रोग्राम्स को ही ऑफ़र कर रही होती हैं, बट क्योंकि हमने यहाँ पे देखना है 1 बाय 1 सारी यूनिवर्सिटीज़ को, सो हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ये DPT ऑफ़र कर रही है। लम्स है, दाव है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पम्स है, बेगम रसूल भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी है। ये हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर DPT का प्रोग्राम जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा भी बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जहाँ पे आपको डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी का प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्म डी की, तो फार्म डी भी एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, पम्स है, दाव है, JSMU है। ये हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर फार्म डी का प्रोग्राम करवाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप चाहें तो जा सकते हैं और फार्म डी के अंदर जाके अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको हमेशा मैं यही कहूँगी कि कोशिश कीजिएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएं। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर होनी चाहिए और पढ़ाई आप अपनी दिल से करें और स्किल्स जो आपको वहाँ पे सिखाएं, जो आपका क्लिनिकल वर्क हो उसको दिल से सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको क्लिनिकल वर्क ही काम आने वाला है इन फील्ड के अंदर, बल्कि हर फील्ड के अंदर ऐसा ही होता है। मतलब जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, दिस इज़ द मोर एफिशिएंट फॉर यू, और आपके कैरियर के अंदर वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही आपकी स्किल्स होती हैं। और DPT वालों के लिए तो ये कहा जाता है कि उनके जो हाथ होते हैं वो मैजिकल हैंड्स होते हैं, क्योंकि वो अपने हाथों के ज़रिए ही पूरा का पूरा ट्रीट कर देते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा अगर सैलरी की बात करें हम तो DPT वालों की जो सैलरी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू फार्म डी वालों के वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो DPT वाले होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, वैसे तो फार्म डी वाले भी डॉक्टर्स हैं, बट क्योंकि DPT वालों का डायरेक्ट पेशेंट के साथ रिलेशन होता है, डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं वो पेशेंट को, तो उन पर डिपेंड करता है कि वो 2, 3, 4 जॉब्स भी एक साथ कर सकते हैं। और क्योंकि वो क्लिनिक्स पे बैठते हैं, हॉस्पिटल से बैठने के लिए ज़्यादा उनके पास चांस होता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं कि वो एक क्लिनिक पर बैठे 2-4 घंटे, फिर 4-5 घंटे एक और क्लिनिक पर बैठ गए,
फिर या हॉस्पिटल में बैठ गए, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाती हैं, या फिर सुबह में किसी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में प्राइवेट या गवर्नमेंट पढ़ा लिया, फिर शाम में क्लिनिक में बैठ गए या ऑनलाइन पढ़ा लिया, या फिर किसी वेबसाइट पे काम कर लिया कि वेबसाइट के थ्रू भी वो मतलब होम विजिट्स कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के थ्रू वो ये पूरा का पूरा प्लान कर सकते हैं। सो ये टोटली इनके पास जो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं विद रिस्पेक्ट टू फार्मडी। ठीक है, तो इसलिए जो सैलरी पैकेज होता है वो डीपीटी वालों का, वैसे तो टोटली डिपेंड ऑन यू कि हाउ मच आर यू वर्किंग, कि आप कितना ज़्यादा काम कर रहे हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी मिनिमम आप जो वो 40 to 70,000 ईजीली अर्न कर सकते हो डीपीटी के फील्ड में रहते हुए। और फार्म डी के अंदर रहते हुए आप 40 to 40,000 ईजीली अर्न कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जॉब्स से रिलेटेड बताऊँ तो बहुत सारी जॉब्स आ जाती है, जैसे इंटर्नी फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, रिसर्च सेंटर्स में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर सकते हैं, वो प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। इसके अलावा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हॉस्पिटल्स होती हैं, फार्मेसीज एसोसिएशन के अंदर काम कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इवन अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं और जो है वो क्लिनिक्स पे काम कर सकते हैं, फार्मेसी स्टोर्स खोल सकते हैं, मेडिकल रैप बन सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स, बट क्योंकि ये जॉब सारी जो भी हैं उनमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, मीन्स आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब 3 से 4 घंटे में काम नहीं हो सकता आपका, 7, 8, 9, 10 घंटे इतने आपको पर्टिकुलर एक जॉब को देने पड़ते हैं, और आप अर्न जो 40 to 45,000 करते हो स्टार्ट में एज ए फ्रेशर। बट जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे आप और आगे फार्मेसी के अंदर बढ़ते जाते हो, स्किलफुल हो जाते हो, आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आपकी जो जॉब है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। और अगर आप खुद अपनी फार्मेसी खोल लेते हो अपने लाइसेंस के, क्योंकि आपके पास लाइसेंस होता है कि आप जो है अपनी फार्मेसी खोल सकते हो। मैंने आपको पहले बताया था कुछ सालों के अंदर ये कानून आ जाएगा कि जिसके पास फार्मेसी की डिग्री होगी, जो फार्मासिस्ट होगा वही सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर खोल सकता है, और फिर आप उस लाइसेंस के ज़रिए लाखों कमा सकते हैं। अगर हम डीपीटी की जॉब्स की बात करें तो आप थेरेपी कंसल्टेंट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनर बन सकते हैं, कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल सेंटर्स के अंदर काम कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स, गवर्नमेंट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर काम कर सकते हैं, मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट्स के काम कर सकते हैं। अंदर आप मेंटली रिटार्डेड सेंटर्स होते हैं, फिटनेस जोन्स होते हैं, डिसेबल्स के स्कूल्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी जॉब्स हैं जिसके अंदर रहकर आप लोग एज ए डीपीटी काम कर सकते हैं, और इवन आप जो है वो घर पर बैठ के जो है वो होम विजिट्स भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने कोई एक वेबसाइट खोली हुई और आपने अपना नाम किसी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि आप होम विजिट्स करते हैं, तो आप उसके अंदर कस्टमर्स आपके आ जाएंगे, देन यू कैन ट्रीट योर पेशेंट्स। सो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो जॉब्स तो दोनों ही फील्ड्स के अंदर माशाल्लाह बहुत सारी हैं, अच्छी हैं, और आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं इन फील्ड्स के अंदर रहते हुए। अब बात करते हैं, अब आपको जॉब से भी अंदाज़ा होगा कि दोनों का काम कितना डिफरेंस है, आपको सैलरी से भी अंदाज़ा हो गया होगा, आपको इनके क्राइटेरिया से भी अंदाज़ा हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, और आपको इनकी फील्ड्स के अंदर भी अंदाज़ा हो गया कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि दोनों पढ़ते क्या हैं भाई, ये भी तो अंदाज़ा हो ना, 5 साल बंदा पढ़ रहा है तो किस किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ डीपीटी के अंदर जो आपके फर्दर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें इंक्लूड कार्डियोपल्मोनरी है, न्यूरोलॉजिकल है, पेडियाट्रिक है, इंटीग्यूमेंट्री है, एनाटमी है, एक्सरसाइज थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, ओरिएंटेशन फिजियोथेरेपी है, इंटीग्रेटेड सेमिनार एंड पीबीएल सेशंस हैं, ऑर्थोपेडिक्स एंड ग्रामेटोलॉजी है। ये हमारे पास कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपने अपने 10 सेमेस्टर्स के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी आपने जो पढ़नी होती है वो टोटली सेम होती है, जो कि एमबीबीएस वाले पढ़ रहे होते हैं, सेम कोर्स सेम बुक आप लोग पढ़ रहे होते हैं। आपको कोई मालिश करना नहीं सिखाता इसके अंदर, जो लोग कहते हैं मालसी बन रहे होते हैं, कोई मालिश करना नहीं सिखा रहा होता आपको इसके अंदर। अगर फार्म डी की बात करें तो इसमें ज़्यादातर आपको फार्म डी थोड़ी सी हार्ड होती है विद रिस्पेक्ट टू डीपीटी पढ़ाई के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और फार्मूलाज और उनकी कंपोजिशन ये सब पढ़ना होता है, तो थोड़ी सी फार्मेसी मुश्किल होती है। इसमें आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं थ्रू आउट दी जर्नी। आप जब पढ़ रहे होते हो फार्मेसी उसके अंदर जो है वो होते हैं। सो दोनों के सब्जेक्ट्स काफ़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि दोनों ने पढ़ना डिफरेंट है, दोनों की जॉब्स डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का कैरियर ही डिफरेंट है। ठीक है, बोथ आर डॉक्टर्स, दोनों के साथ फ़िलहाल टैग लगा हुआ है डॉक्टर्स का। वी डोंट नो कि फर्दर क्या होने वाला है, बट ये टैग रहना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि आप पूरा 5 साल की डिग्री ले रहे हो, प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हो, तो आपका हक है आई थिंक कि अगर हम स्कोप की बात करें, प्रेफरेंस की बात करें, तो मैं इस फील्ड को, दोनों फील्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए, वैसे तो हर किसी का अपना व्यू होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है, हो सकता है आपके व्यूज़ मुझसे चेंज हों, मेरे व्यूज़ आप लोगों से चेंज हों, बट मुझे अपना अगर व्यू बताने का मौका मिल रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी नज़र में DPT इज़ बेटर दैन PharmD। उसका रीज़न ये है पहला कि जैसे MBBS के अंदर, क्योंकि DPT PharmD में आने वाले स्टूडेंट्स मोस्टली वही होते हैं जो MBBS और BDS में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता, ठीक है। DPT के अंदर आप डायरेक्ट पेशेंट्स को डील कर रहे हो, ठीक है, और पूरी की पूरी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, जैसे जो BDS वाले होते हैं वो सिर्फ डेंटिस्ट होते हैं और उनका जो काम होता है वो दांतों की हद तक होता है। PharmD वाले बॉडी की पूरी बॉडी के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है उनसे ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो फर्दर स्पेशलाइजेशन होती है। इसी तरह से DPT के अंदर भी मास्टर्स लेवल पर कार्डियोपल्मोनरी, स्पोर्ट्स और हर तरह की जो है वो स्पेशलाइजेशंस हो रही हैं, और इसके अंदर आपके फ़ॉरेन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर का टैग मिल रहा है, पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, और जो है वो बहुत वास्ट फील्ड है, फ़ॉरेन के अंदर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो मुझे जो लगता है वो इन सारी की सारी इनकी जॉब से रिलेटेड और इनकी सैलरी से रिलेटेड, इनकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इनके क्राइटेरिया और इनकी स्पेशली ट्रीटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि जिस तरह का आजकल फर्दर दौर आने वाला है, जिस तरह का दौर है पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सारा दिन मोबाइल, लैपटॉप्स इस तरह से हाथ में है, तो बहुत सारी डिजीज़ जो है वो जनरेट हो रही हैं, ठीक है। फ़ॉरेन के अंदर ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी हैं, तो उनके लिए जो डॉक्टर्स के लिए वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो DPT के डॉक्टर्स होते हैं वो विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी आपको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू MBBS डॉक्टर्स, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि हम अगर वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं टैबलेट्स के, मेडिसिन के, हम वो ना लें, अगर उसके बगैर हम ठीक हो सकते हैं तो दिस इज़ ए बेटर ऑप्शन फॉर अस। तो लोगों की फ़र्स्ट प्रेफरेंस DPT हो जाती है, ठीक है। और क्यों DPT हो जाती है, और अगर DPT लोगों के पास प्रेफरेंस इस हिसाब से हो जाएगी तो PharmD जो मेडिसिन बना के MBBS वालों को देगा कि आप ये मेडिसिन हमारे लोगों को, पेशेंट्स को सजेस्ट करो, तो इन दोनों का काम ख़राब हो जाएगा। तो DPT एक तरह से एक बैरियर है PharmD और MBBS वालों के लिए, क्योंकि वो मेडिसिन कोई, सर्जरी कोई बीच में से हटा देता है, तो दोनों फील्ड्स वहाँ से आउट हो जाती हैं। सो एक तरह से अगर देखा जाए तो DPT जो है वो मेरी नज़र में बेटर है PharmD के। सो हो सकता है आप लोगों के व्यूज़ चेंज हों। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।